हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में सिविक्स का चैप्टर 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। थर्ड चैप्टर हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसलिए उसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शीत युद्ध के समय विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों और देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई, जिससे ये स्पष्ट होने लगा कि ये देश जो है वो अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। आप सबको पता है, जब दो ध्रुवीयता का अंत हुआ उस समय क्या था, अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था दुनिया में, क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो चुका था। तो एक इकलौती सुपर पावर क्या बची थी, अमेरिका। तो उस समय अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो उसी समय अमेरिका के वर्चस्व को कंट्रोल करने के लिए, या कहें कि अमेरिका के अलावा जो सुपर पावर के रूप में आ सकती थी, ऐसी दो संस्थाएं और एक देश सामने आया। ठीक है, पहली संस्था थी यूरोपीय संघ, दूसरी संस्था थी आसियान और तीसरा देश था चीन। तो ये तीनों ऐसे ऑप्शंस थे जिनके अलावा जिन्हें सुपर पावर के रूप में देखा जा सकता था अमेरिका के सामने। ठीक है, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। तो जब शीत युद्ध का टाइम चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध की वजह से देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, यूरोप के जो देश था उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उसके बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो क्या था, अमेरिका ने जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उन्हें अपनी तरफ करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को, पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए बहुत मदद की थी। इसे क्या कहते हैं, मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्शल योजना के तहत 1948 में क्या था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनकी आर्थिक मदद की गई। 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया गया। ठीक है, कुछ समुदाय बनते जा रहे हैं, यहाँ पे देखते जाना, छोटे छोटे समुदाय बनते जा रहे हैं। मतलब यूरोप के अंदर ही अलग अलग व्यवस्थाओं को चलाने के लिए देश क्या कर रहे थे, आपस में समझौते कर रहे थे और संगठन बना रहे थे छोटे छोटे। तो क्या था, यहाँ पर पहले मार्शल योजना के तहत यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया। कौन से देशों ने बनाया, 6 देशों ने बनाया, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ठीक है, कब बनाया, 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय बनाया। मतलब यूरोप के जो देश थे वो आपस में ही एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए संगठन बना रहे थे। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया। तो जब यूरोपीय पार्लियामेंट बनाई गई जून 1979 में, उसके बाद जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था वो और ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो गया। उसने राजनीतिक रूप लेना शुरू किया। मतलब उसने केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अलग हटकर बाकी क्षेत्रों में भी फैसले लेने और नीतियां बनानी शुरू की। ठीक है, फरवरी 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो क्वेश्चन आ जाए कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, क्या बताओगे, फरवरी 1992 में मास्ट्रिस्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। ठीक है, अब हम यूरोपीय संघ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ का गठन हमने पढ़ लिया कैसे हुआ था, अब हम यूरोपीय संघ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके गठन के उद्देश्य क्या थे, उसकी कमजोरियाँ क्या थी, उसकी ताकतें क्या थी, सारी चीज़ हम यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब ये पहला विकल्प खत्म हो जाएगा उसके बाद हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को एंड तक पढ़ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आज। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे, एक समान विदेश और सुरक्षा नीति। यूरोपीय संघ जो बनाया था बहुत सारे देशों ने मिलकर, उसका क्या था, गठन के उद्देश्य क्या थे कि इन देशों की एक समान विदेश और सुरक्षा नीति होगी, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर सहयोग करेंगे एक दूसरे का, एक समान मुद्रा का चलन होगा। मतलब एक मुद्रा बनाई जाएगी जो कि सारे देशों में चलेगी, जिसे यूरो कहा जाता है। ठीक है, और क्या होगा, वीजा मुक्त आवागमन होगा, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके की व्यवस्था की गई थी यूरोपीय संघ के गठन के ये उद्देश्य थे। अब यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या थी, यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह काम करने लगा। मतलब सारी नीतियों पर ध्यान देने लगा। ठीक है, केवल एक अर्थव्यवस्था पर नहीं, सारी नीतियों पर ध्यान देने लगा है। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। ठीक है, यूरोपीय संघ का झंडा आपकी स्क्रीन शो हो रहा होगा। इसमें क्या है, 12 सितारे हैं जो गोल घेरे में है। तो इस झंडे को आप ध्यान से देखो, ये यूरोपीय संघ का झंडा है। ठीक है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसकी अलग मुद्रा है जिसे यूरो कहते हैं। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश नीति और सुरक्षा नीति बना ली है। मतलब बाकी देशों से अच्छे खासे संबंध है यूरोपीय संघ के। ठीक है, उनके साथ जो विदेश नीति चलती है वो विदेश नीति भी बहुत अच्छी है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहाँ के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक क्या हैं, या यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाली विशेषताएं क्या हैं। 2005 में यूरोपीय संघ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा था। तो
अब यूरोपीय संघ को अमेरिका के विकल्प के रूप में कैसे देखा जा रहा है? यूरोपीय संघ के पास ऐसी क्या पावर है जिसकी वजह से वो अमेरिका को टक्कर दे सकता है, ठीक है, अमेरिका के बराबर में आ सकता है। तो उसके पास यह पावर है कि वो 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज़्यादा आने लगा। इसकी जो मुद्रा थी यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हो गई। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। ये विश्व संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। मतलब इसके फैसले जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं विश्व व्यापार संगठन में, ठीक है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है, ठीक है, बहुत सारे परमाणु हथियार हैं फ्रांस के पास। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है और इसके फैसले जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। तो अब हम यूरोपीय संघ की कमजोरियां देखेंगे। इसके सदस्य देश की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती हैं, जैसे इराक के हमले के मामले में। तो क्या होता है, जो यूरोपीय संघ के देश हैं उनकी अपनी अलग विदेश नीति होती है, अपनी अलग सुरक्षा नीति होती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो नीतियाँ एक दूसरे को क्रॉस भी कर जाती हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती हैं देशों की नीतियाँ, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है। यूरो मुद्रा नहीं मानते हैं कुछ देश। और क्या, डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा को मानने से विरोध किया, ठीक है। तो डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा, जो maastricht संधि से यूरोपीय संगठन बनाया गया ना, यूरोपीय संघ बनाया गया, उसका विरोध किया और यूरो मुद्रा जो है उसको मानने से भी विरोध किया। तो डेनमार्क और स्वीडन ने ये विरोध किया। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश जो हैं वो अमेरिकी गठबंधन में भी शामिल है। अब से नाटो है, ठीक है, ये अमेरिकी गठबंधन है, इनमें भी शामिल है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया, ठीक है। अब ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया और ये एक तरीके से यूरोपीय संघ की कमजोरी है, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो भी एक काफ़ी पावरफुल देश है। उसके अलग होने से यूरोपीय संघ को थोड़ा बहुत नुकसान है, ठीक है। अब हमने यूरोपीय संघ के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो आगे बढ़ते हैं, आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया में, एशिया के दक्षिण पूर्व वाले हिस्से में जो देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस जैसे, उनका संगठन है, ठीक है। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई, तो आप बता सकते हो कि अगस्त 1967 में हुई, ठीक है। बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी किस में शामिल हो गए? आसियान में शामिल हो गए और आसियान की टोटल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब हम आसियान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों बनाया गया ये संगठन? सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, ठीक है। आसियान के जो सदस्य देश है उनका आर्थिक विकास तेजी से करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, जो आसियान के देश हैं उनका सामाजिक विकास करना, उनकी संस्कृति को प्रोत्साहन देना, ये सब उद्देश्य थे। कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, ठीक है। आपस में देशों में विवाद ना हो किसी भी चीज़ को लेकर, इसका ध्यान देना और शांति को बढ़ावा देना, ठीक है, कानून का पालन करना, ये सब उसके लक्ष्य थी। और अब हम देखेंगे आसियान शैली क्या थी। अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। तो आसियान देशों की प्रवृत्ति कैसी थी? वे एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे और मेल मिलाप से रहते थे। तो इनका जो लाइफस्टाइल था ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। उनका जो स्टाइल था, तरीका था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिसने काफ़ी ज़्यादा यश कमाया है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है उनका तरीका। इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैन्य टकराव तक ना जाने की सहमति पर आधारित है। मतलब जो सीमा को लेकर जो विवाद होते हैं वो सैनिकों का टकराव उसमें ना हो, सैनिक टकराव तक वो ना पहुँचे, ये चाहता है आसियान। और क्या है, वो बातचीत के जरिए हल निकालना चाहता है चीज़ का। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों के साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? जो आसियान के देश हैं उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, ठीक है। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग से बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। आसियान के मुख्य 3 स्तंभ है, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट्स हैं आसियान के मुख्य। कौन कौन से? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। तो तीनों के काम यहाँ पर हमने देखे हैं। अब हम देखेंगे आसियान क्षेत्र मंच क्या है। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बिठाना, ठीक है। आसियान की उपयोगिता और प्रासंगिकता क्या है?
मतलब आखिर आसियान के फ़ायदे क्या हैं, मतलब इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि आसियान की उपयोगिता क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेज़ी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में भी प्रदर्शित होती है। तो आसियान जो है वो आर्थिक तौर पर इतना मजबूत है कि वो भारत और चाइना जैसे जो तेज़ी से विकसित होने वाले देश हैं उनके साथ व्यापार और निवेश करता है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर देखो नीति अपनाई है। भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार की संधि करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों के साथ सहभागी सदस्यों और बाकी जो गैर क्षेत्रीय संगठन हैं उनके बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में। आसियान की जो असली पावर है वो किस चीज़ में है कि वो सारे देशों के साथ मिलजुल कर रहे, अपने जो सदस्य देश हैं और जो सहभागी देश हैं या फिर जो गैर क्षेत्रीय संगठन हैं जैसे कि यूरोपीय संघ है, इनके साथ क्या है निरंतर इनसे बातचीत करता रहे, निरंतर इनमें संवाद बनाकर रखे और परामर्श लेता रहे। ठीक है, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्यनीति की संकल्पना प्रस्तुत की। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। ठीक है, गणतंत्र दिवस के समारोह में। अब हमने आसियान के बारे में भी जान लिया, अब बारी आती है चाइना की। अब हम देखेंगे कि माओ के नेतृत्व में चीन का विकास कैसे हुआ। तो माओ कौन था भाई? माओ वह नेता था जिसके नेतृत्व में 1949 में चाइना में समाजवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर साम्यवादी पार्टी का राज चल गया था। ठीक है, तो चाइना में क्या हुआ था? 1949 की क्रांति के द्वारा चाइना में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में यह साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, लेकिन इसके कारण चीन को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल था उसे अपनाया गया था। तो यहाँ पर क्या हुआ? चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसने अपने सारे संसाधनों को उद्योग में लगा दिया। ठीक है, चाइना का मॉडल क्या था कि भाई औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा करेंगे और उसके बाद बाकी सारे काम। तो इससे क्या करा? उसने सारे जो अपने संसाधन थे उसे उद्योगों में ही लगा दिया। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और समाज कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। चाइना की जो सरकार थी वो अपने नागरिकों को रोजगार भी ठीक से दे रही थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही थी और समाज कल्याण जो योजनाएं हैं उनका भी लाभ दे रही थी। पर क्या था? बढ़ती जनसंख्या की वजह से वो सारी स्थिति खराब हो गई। कृषि परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहाँ के उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। मतलब कृषि की मात्रा वहाँ पर कम हो रही थी क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही थी और उद्योग भी बढ़ रहे थे। तो कृषि जो है वहाँ पर उस तरीके से नहीं हो पा रही थी कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो फिर चीन में शुरुआत हुई सुधारों की। चीन में धीरे धीरे सुधार होने शुरू हुए वहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। तो चाइना जो है वो पूंजीवादी देशों से बिल्कुल दूर हो रखा था उस टाइम पे। जब चाइना में साम्यवादी क्रांति हुई थी तो उस समय उसने पूंजीवादी देशों से बिल्कुल रिश्ते तोड़ रखे थे अपने। ठीक है, वो अपनी अर्थव्यवस्था अपने आप चलाने की कोशिश कर रहा था। फिर जब चाइना में सुधारों की पहल हुई तो क्या हुआ? चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपनी राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। मतलब अब चाइना ने बाहर की जो दुनिया थी उससे भी अपना संबंध बनाने शुरू किए। पूंजीवादी देश अमेरिका से अपने संबंध बनाने शुरू करे और अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से वो दूसरे देशों से जुड़ने लगा। ठीक है, 1972 से 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। क्या था? प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने वहाँ पर सुधार करने शुरू किए। कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई तरीके को लागू करने का 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। ठीक है, उसमें यह था चाइना जो है बाकी देशों के साथ अपना निवेश करेगा, आर्थिक लेन देन करेगा। ठीक है, इसकी वजह से उन्होंने आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति को अपनाया। अब धीरे धीरे चाइना में पूंजीवादी व्यवस्था का जो है असर आने लगा था। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया। मतलब जैसे पहले क्या था, खेती पर पूरे राज्य का स्वामित्व था, ज़बरदस्ती खेतों का समूहीकरण किया गया था कि सारी फील्ड्स को इकट्ठा करके और फिर उनमें लोग काम कर रहे हैं और जो उसका जो कुछ भी जा रहा है सरकार को जा रहा है। इस सब को हटा दिया गया और खेतों का निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, अब सबके पर्सनल खेत हो गए।
इससे क्या हुआ, जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, ठीक है, कृषि वर्ग के जो लोग थे, उनकी स्थिति जो है वो ठीक हुई, आर्थिक रूप से वो स्ट्रांग हुए। भाई जब वो उनके खेतों का जो सारा मुनाफा है वो उन्हीं के पास आ रहा है, तो इससे क्या होगा, वो लोग आर्थिक तौर पर स्ट्रांग हो रहे थे। ठीक है, 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। अब जो कंपनीज थी, उद्योग थे, उनका भी निजीकरण हो गया। साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्थापित किए गए। ठीक है, 1998 में। अब क्या था, चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। ठीक है, दूसरे देशों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए चाइना ने एक कदम उठाया और वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो चाइना में जो सुधार हो रहे थे उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। वो सुधार अच्छे थे, सकारात्मक थे, पर कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। वहाँ आर्थिक विकास का जो लाभ था वो समाज के सभी सदस्यों को नहीं हो पा रहा था। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ रही थी और वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। वहाँ महिलाओं को रोजगार और काम करने के लिए जो हालात थे वो संतोषजनक नहीं थे। गांव व शहर के और तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले जो लोग थे उनकी आय में अंतर बढ़ा। जो गांव के लोग थे उनकी इनकम कम रह गई, जो शहर के लोग थे उनकी इनकम ज़्यादा हुई। मतलब इस तरीके से काफ़ी कुछ डिफरेंस लोगों की आय के बीच में आ गया। विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को बहुत हानि पहुँचाई। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हम देखेंगे कि चाइना के भारत के साथ कैसे संबंध थे। वैसे तो भारत और चाइना के संबंध पहले ठीक ठाक थे, पर क्या हुआ, कुछ वजह थी, कुछ विवाद हुए थे जिनकी वजह से संबंध बिगड़ गए। सबसे पहला तो चाइना के साथ क्या है, सीमा का विवाद है बहुत बड़ा देश का। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने का फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। ठीक है, तिब्बत पर अपना अधिकार जमा रहा था चाइना, जबकि तिब्बतवासी भी नहीं चाहते थे कि चाइना उन पर अधिकार करे। ठीक है, फिर क्या था, सीमा विवाद जो चल रहा था उसमें था चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। मतलब चाइना जो है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर और अक्साई चीन पर भी अपना प्रभुत्व जमा रहा था, बोल रहा था कि ये चाइना के पार्ट है। बट क्या था, भारत ने ये कहा कि जो सारे विवाद हैं ये अंग्रेज़ों के समय पे सुलझा दिए गए हैं, पर चाइना ने उन फैसलों को मानने से मना कर दिया। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए, मतलब अपने हक जमाने के लिए ज़बरदस्ती क्या किया, चाइना ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तीसरी बात क्या थी जिसकी वजह से हमारे संबंध खराब हो रहे थे, चाइना द्वारा पाकिस्तान को मदद होना। बहुत मदद कर रहा था चाइना पाकिस्तान की। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों का विरोध करता था। ठीक है, बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया, पर चाइना ने क्या करा, उस पर वीटो पावर का प्रयोग कर दिया और ये प्रस्ताव निरस्त हो गया, बेकार हो गया। भारत ने अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव भी पेश किया, पर चाइना ने उस पर भी वीटो पावर का प्रयोग कर दिया। ठीक है, फिर वो प्रस्ताव भी निरस्त हो गया। चीन के महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड जो पीओके से होती हुई गुजरेगी, उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया गया। ठीक है, तो इस तरह के विवाद के कुछ मुद्दे थे जिसके कारण भारत और चाइना के संबंध जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुए। इसके बाद आता है सहयोग का दौर। तो क्या था, संबंध खराब तो हो रहे थे पर उन संबंधों को सुधारने के भी प्रयास किए गए। 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख हो गए। क्या था, चाइना का जो नेतृत्व था वो बदल गया। ठीक है, 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। ठीक है, चाइना के साथ जो सीमा विवाद थे उनको रोके रखने का प्रयास किया गया। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए गए। ठीक है, 1999 से द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना दर से बढ़ रहा है। मतलब भारत और चाइना के बीच में जो व्यापार है वो 1999 से ज़्यादा बढ़ रहा है, 30% हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, तो विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देशों सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। मतलब वैश्व व्यापार संगठन के प्रति जो भारत की नीति और चाइना की नीति है उसमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, नीतियाँ काफ़ी हद तक सेम हैं। तो इस तरीके के सहयोग किया गया है दोनों देशों की ओर से संबंधों को सुधारने के लिए। तो ये थे वो तीनों शक्तियाँ जो अमेरिका के विकल्प के रूप में देखी जा सकती हैं, जिनके बारे में हमने अपने चैप्टर 4 में पढ़ा है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से याद कीजिए। बाकी पिछली वीडियोस देखिए, पिछले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, समझिए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सितंबर के एंड तक हम लोग यहाँ पर अपना सिलेबस फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।